नमस्कार प्यारे बच्चों। प्रतिभा महान कार्य को प्रारंभ अवश्य करती है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें पूरी मेहनत, लगन, पूरी निष्ठा के साथ उस दिशा में प्रयास करना पड़ता है। आज हमारी HSSC की नेक्स्ट क्लास है। HSSC का जो टॉपिक है, हमने विशेषण का अध्ययन कर लिया है। आज का जो टॉपिक है क्रिया वर्ग। क्रिया शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। खाना, सोना, नहाना, हंसना, खेलना, कूदना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। क्रियाएं धातुओं से बनाई जाती है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। एक तो अर्थ की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। अकर्मक कर्म रहित और सकर्मक कर्म सहित। देखो, एक तो कर्म क्या होता है, मोटी बात तो कर्म समझो। सबसे पहले कर्म ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मैं कहूं कि राम ने मोहन को पढ़ाया। अब राम ने मोहन को पढ़ाया। अब सुनो, यहां राम सब्जेक्ट करता है, काम का करने वाला है। पढ़ाना, पठ धातु से पढ़ाया, ये वर्ब क्रिया हो गई। मोहन को, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट की क्या विशेषता होती है, मैं कहूं कि राम ने मोहन को पाठ पढ़ाया। अब यहां दो कर्म हो गए, पाठ और एक मोहन को। द्विकर्मक क्रिया हो गई है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। अब चूंकि मुख्य कर्म कौन सा है दोनों में, तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो निर्जीव शब्द होता है वो हमेशा मुख्य क्रिया होती है। पाठ यहां मुख्य क्रिया है और मोहन को यहां गौण कर्म है। मुख्य क्रिया निर्जीव होती है, निर्जीव शब्द होता है, और जो गौण कर्म होता है वो चूंकि सजीव होता है, ये गौण कर्म है, ये सजीव होता है और इसके साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। जो सजीव शब्द है और उसके साथ यदि परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वो गौण कर्म होता है। और निर्जीव शब्द है जिसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, वह हमेशा मुख्य कर्म होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है। अब सकर्मक जिसमें कर्म होता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अकर्मक राम पढ़ता है, खाता है, सोता है, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। अब क्रिया प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है। 6 भेद होते हैं क्रिया के। अब 6 भेद कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है इंस्पिरेशन वर्ब, बोलते हैं प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता स्वयं क्रिया न करके अन्य से करवाता है, दूसरों से करवाता है। माता बच्चे से पत्र लिखवाती है, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है। तो पढ़वाना, लिखवाना, ये प्रेरणा दे करके, स्वयं क्रिया न करके अन्य से करवाया जाए, वह प्रेरणार्थ क्रिया होती है। जैसे माता ने बच्चे से पत्र लिखवाया। दूसरी होती है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो सहायक क्रिया क्या होती है कि मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य के निर्माण में उसका साथ देती है सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे चुका है, चुकी है, इस तरह की, रहा है, रही है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जय मार, वाज, वर है, जय वैर, ये मुख्य सहायक क्रिया होती है, अनेक्सिलरी वर्ब होती है ये। तीसरी होती है नाम धातु। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? वास्तव में जो क्रियाएं होती हैं वो धातुओं से बनती हैं, और नाम धातु क्रियाएं जो होती हैं वो नाम की धातु हैं। ये एक तो संज्ञा से बनती हैं, ठीक है, ये 4 प्रकार से बनती हैं। एक सर्वनाम से बनती हैं, एक विशेषण से बनती हैं, और एक ये अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं। जो अनुकरणवाची शब्द होते हैं, जो पीछा करते हैं, अनुकरणवाची शब्दों से ये बनाई जाती है। अब सुनो, संज्ञा से जैसे रंग शब्द है, संज्ञा है, रंग से रंगना, फिल्म से फिल्माना,
बात से बतियाना, ठीक है, ये संज्ञाओं से रंगना, ये नाम धातु क्रिया हो गई। सर्वनाम से जैसे अपना, अपना से अपनाना, ये नाम धातु हो गई। विशेष विशेषण से जैसे चतुर गुणवाचक विशेषण है, चतुराना। जैसे अनुकरणवाची शब्द होते हैं, हिन हिन, जैसे एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, हिन हिन, हिन हिन से हिन हिनाना, बड़ बड़ से बड़बड़ाना, खट खट से खटखटाना। तो ये नाम धातु क्रियाएं, ये नाम की धातु होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों द्वारा बनाई जाती है। चौथी होती है पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना पूर्वकालिक क्रिया होता है, जब इसमें कर का प्रयोग होता है। मोटी बात ये ध्यान रखनी है, जैसे एक क्रिया होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना, एक क्रिया दूसरी पर डिपेंड होती है। जैसे बच्चा खेल कर सो गया, पढ़ कर सो गया, बच्चा खेल कर स्कूल गया, तो कर का प्रयोग होता है। ये सारी पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसका यही आपको पहचान याद रखनी है, जिस वाक्य में कर का प्रयोग किया गया है, दैट इज दोनों क्रियाएं एक दूसरी पर निर्भर होती है। पांचवी जो क्रिया है ये होती है सजातीय क्रिया होती है, सजातीय। अब ये सजातीय क्रिया क्या होती है? सजातीय क्रिया ये ध्यान रखना है कि जब कोई क्रिया है, कोई वर्ब हम बनाते हैं, तो ये क्रिया एक तो क्रिया से मिलकर बनती है और प्लस कर्म, दोनों से मिलकर के एक ही क्रिया बने। जब क्रिया और कर्म दोनों से मिलकर के एक ही क्रिया बनती है, वहां सजातीय क्रिया होती है। जैसे लड़ाई लड़ना, जैसे लड़ाई और लड़ना दोनों हो गई। जैसे मैं कहूं कि भारत ने लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई कर्म और लड़ी क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बनती है, तो वे सजातीय क्रिया होती है। और चौथी होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया होती है दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनने वाले जितने भी वाक्य हैं। जैसे राम ने खाना खा लिया है, खा चुका है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संयुक्त क्रिया, इनको रंजक क्रिया भी बोलते हैं, इनको रंजक क्रिया भी बोलते हैं। तो ये टोटल क्रिया के 6 भेद होते हैं। और जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, सकर्मक जो क्रियाएं कर्म सहित होती हैं, इसके 2 भेद होते हैं। एक तो एक कर्मक होती है जिसमें केवल एक कर्म होता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और एक होती है द्विकर्मक क्रियाएं जिसमें 2 क्रम, एक मुख्य क्रम और एक गौण क्रम। बच्चे ने भिखारी को रोटी दी, रोटी यहाँ रोटी भी कर्म है, भिखारी को ये भी कर्म है। तो भिखारी को ये सजीव है, इसमें विभक्ति है, इसलिए गौण कर्म है। रोटी दी, रोटी निर्जीव शब्द है, ये मुख्य कर्म है। तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, कर्मक और सकर्मक। प्रयोग की दृष्टि से 6 भेद होते हैं। प्रेरणार्थ जिसमें दूसरे से क्रिया करवाई जाए, सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य का निर्माण करवाती है। नाम धातु 4 प्रकार से बनती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची से। पूर्वकालिक एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना, कर का प्रयोग होता है। सजातीय क्रिया कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनती है। भारत ने लड़ाई लड़ी, तो ये लड़ धातु से दोनों बन गई, इसलिए ये सजातीय क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया रंजक क्रिया जो 2 क्रियाओं के मेल से बनती है।